आज ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में हमने खालिस्तान और खालिस्तान के से होने वाले जो उसके दुष्परिणाम है उसके बारे में अपने देशवासियों को आगाह किया था। कुछ कुछ वैसा ही ट्रेंड एक दूसरी समुदाय में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसा हमने कहा हम हैं कि सुधरने का नाम नहीं है लेते। और हमारी ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट की लालच में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आने वाले खतरों को भांपते हुए भी कोई भी एक्शन लेने में हिचकिचा रही हैं। आज हम बात करते हैं मुसलमानों की। आज ही मैंने एक न्यूज़ पढ़ा कि जो इजिप्ट का जो धार्मिक गुरु है, मुस्लिम धार्मिक गुरु, उन्होंने कहा कि मुसलमान जिस देश में हैं उस देश के प्रति वफादार रहें। रियलिटी यही है कि आज तक की स्थिति ये है कि मुसलमान जिस देश में रहते हैं उस देश के प्रति कभी भी वफादार नहीं रहते। सुनने में कहने में खराब लगेगा, लोगों को लगेगा कि वो हम नफरत फैला रहे हैं, लेकिन ये एक सच्चाई है। इसको जो नहीं मानते हैं वो एक वही हैं जो आंख मूंद करके समझते हैं कि आने वाले खतरे को टाला जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी ये बात अपनी बुक में, अपनी किताब में लिखी है कि मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि वो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करते हैं। उनके लिए राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। उनके डिक्शनरी में राष्ट्र या राष्ट्रभक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। वो सिर्फ इस्लाम भक्ति करते हैं। ये तो एक पार्ट है, लेकिन आज का विषय कुछ दूसरा है। हमें उनके इस्लाम भक्ति से कोई परहेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम है कि जिस देश में आप रहते हो, जिस देश का खाते हो, जिस देश ने आपको जीने का सब सामान मुहैया कराया हो, अगर उस देश के प्रति आप वफादार नहीं हो तो इसे क्या कहा जाएगा? ये मेरी नज़र में मक्कारी है। आज हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड लगभग लास्ट 2 साल से, विगत 2 साल से हम देख रहे हैं कि एक नया ट्रेंड चला हुआ है। और उसको शायद हमारे जो राजनीतिक दल हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां हो या सत्ताधारी पार्टी हो, मेरा आकलन है, मैं गलत हो सकता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ एक्सप्रेस करता हूं। इसका मतलब नहीं कि आप भी इससे सहमत हो। मुझे लग रहा है कि एक ट्रेंड मैंने नोटिस किया है कि ये जो जिसका नाम बार बार लिया जाता है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, पीएफआई का हम नाम तो ले रहे हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी सांप्रदायिक घटना हो, हिंदू मुसलमान के बीच की घटना हो, उसमें कहीं ना कहीं पीएफआई का नाम आता है। मेरा फिर प्रश्न वही है, क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां इतनी निकम्मी हैं कि वो पीएफआई के अगेंस्ट में कोई भी प्रमाण जमा नहीं कर पाती, या जानबूझ करके उन्हें फ्री हैंड दिया जा रहा है कि वो आतंक मचाए ताकि दूसरा समुदाय उसके विरुद्ध में एकत्रित हो? अगर ऐसा है तो ये जान लीजिए, इसके लिए देश को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर पीएफआई को विदेशों से फंडिंग होती है, इसकी जांच कौन करेगा? हम आप तो नहीं कर सकते हैं। जांच करने के लिए हम सरकार बनाते हैं। सरकार जांच क्यों नहीं कर पा रही है? हमारा इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? जब घटना हो जाती है तो बार बार पीएफआई का नाम लिया जाता है। मैंने 2 साल से हजारों बार पीएफआई का नाम सुना। हर घटना में पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने ऐसे किया, वैसे किया। मेरा मानना है कि सरकार का काम किसी पर आरोप लगाना नहीं, प्रमाण सहित कार्रवाई करना होता है। अगर पीएफआई इन्वॉल्व है इन घटनाओं में तो उस पर एक्शन कौन लेगा? क्या हिंदुस्तान की जनता जाके एक्शन लेगी? सरकार में बैठे हुए लोग क्या कर रहे हैं? और हम जैसे जो सामान्य लोग हैं, अगर हम इस चीज को भांप रहे हैं कि हाँ
आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। तो इस ट्रेंड को हमारी सरकार और सरकारी एजेंसियां क्यों नहीं पकड़ पा रही हैं। याद कीजिए, एक कानून बना CAA, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमानों का या हिंदुओं का या कोई भी हिंदुस्तानी का कोई लेना देना नहीं था। CAA कानून जो आया उससे हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, जैन किसी का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों अरबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। मुसलमानों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कम से कम दिमाग प्रयोग नहीं करता, और ऐसे भी इस्लाम में कहा जाता है कि अकल का प्रयोग नहीं करना, विवेक का प्रयोग मत करो, जो मुल्ला मौलवी कहते हैं उसे ही उसका नकल करो। ये मैं नहीं कर रहा, ये किसी भी इस्लामिक स्कॉलर से आप बात करके देख लीजिए, उनका यही है कि इस्लाम में आप अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपनी तर्क का प्रयोग नहीं कर सकते। जो मुल्ला मौलवी कहते हैं, जो कुरान में लिख दिया गया है, आपको आंख बंद करके उसे मानना है। और इस केस में भी जो मुस्लिम जनता है उन्होंने मान लिया कि हाँ, उनकी नागरिकता छीनी जाएगी। सोचिए एक कैसा ट्रेंड चला। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की मीडिया चीख चीख करके कह रही थी कि इस कानून से देश के मुसलमानों का, देश के हिंदुओं का, देश के किसी भी नागरिक का कोई लेना देना नहीं है। ये कानून उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना के शिकार हुए हैं। वो अगर भारत आना चाहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, तो भारत आएंगे, उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि उनके साथ धर्म के आधार पर इन देशों में, ये जो मुस्लिम देश हैं उसमें उनकी प्रताड़ना होती है। और ये आश्वासन भी उस समय गांधी जी ने 1947 में और जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। उस आश्वासन को अभी की जो भाजपा सरकार है उसने पूरा किया, और सिर्फ ये वंचित, प्रताड़ित लोगों को एक नागरिकता देने का कानून बना। लेकिन हल्ला क्या फैलाया गया कि इस कानून की आड़ में मुसलमानों की नागरिकता वापस ले ली जाएगी और उन्हें देश से बाहर निकाल दिया जाएगा, या उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में रखा जाएगा। अब आप विचार कीजिए, 20 करोड़ की आबादी को कौन ऐसा देश है जो कंसंट्रेशन कैंप में रख सकता है। लेकिन ये सोचने के लिए तो विवेक का, बुद्धि का, तर्क का प्रयोग करना पड़ता है। जब आपके जो धार्मिक गुरु हैं वो पहले ही कह देते हैं कि भाई इस्लाम के बारे में आपको अपने बुद्धि का, तर्क का, विवेक का प्रयोग करना मना है, आप वही करेंगे जो मुल्ला और मौलवी, मौलाना बोलेंगे। स्वाभाविक है कि जनता अपना दिमाग उसमें प्रयोग नहीं करेगी, और किया भी नहीं। लेकिन मेरा विषय कुछ दूसरा है। मैं क्या देख रहा हूं कि ये एक ट्रेंड बना के प्रयोग किया जा रहा है, हर जगह ये प्रयोग किया जा रहा है। थोड़ा सा याद कीजिए शाहीन बाग, जो मुझे तो लगता है एक दिल्ली के अंदर ही मिनी पाकिस्तान बन गया है। हर चीज में शाहीन बाग का मतलब, अभी कल परसों वहां पे जब अतिक्रमण हटाने वहां म्यूनिसिपैलिटी की गई थी गाड़ियां, तो वहां का विधायक अमानतुल्लाह का क्या बोल रहा था कि अगर है तो जो ये दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है वो खुद हमें बताए कहाँ अतिक्रमण हम हटाएंगे। यानी सरकार वहां नहीं हटा सकती है। आप वहां के मुस्लिम विधायक को बोलिए, वो मुस्लिम विधायक हटाएगा उसको, क्या उसका ये काम है? खैर, तो शाहीन बाग में क्या देखा आपने, एक ट्रेंड क्या देखा, वहां सिर्फ औरतों को आगे कर दिया गया। ऐसा इसलिए कि औरतें आगे रहेंगी तो पुलिस को बल प्रयोग करने में समस्या आएगी, और अगर पुलिस बल प्रयोग करती है तो उसे
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में सहूलियत मिलेगी, देश विदेश में उसकी चर्चा होगी और ये कहा जाएगा कि जो भारत में, हिंदुस्तान में जो अल्पसंख्यक हैं उनकी महिलाओं के साथ बहुत ही अत्याचार हो रहा है। और ये विक्टिम कार्ड खेलने के लिए लगभग मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग तैयार हो चुका है। आप इसका पूरा चेन देख लीजिए। शाहीन बाग जैसी घटनाएं उस समय सीए के विरुद्ध में बहुत सारे शहरों में हुई और हर शहर में लगभग ट्रेंड एक ही था। वो ट्रेंड क्या था? औरतों को आगे कर देना। औरतें कौन? हिजाब लगाई हुई। बुर्के के अंदर कौन है वो दिखेगा नहीं आपको। वो हिंदुस्तानी है, बांग्लादेशी है, रोहिंग्या है, आप उसे नहीं अलग कर सकते। आपको पता ही नहीं चलेगा किसी नकाब के अंदर कौन है, कैसे पता चलेगा? एक बूढ़ी दादी को लाकर रख दिया गया, यहां तक उसमें देश विदेश में की पत्रिकाओं में उनका नाम छपा। वो सिर्फ इसीलिए दिखाया गया कि यहाँ एक 80 वर्ष की 90 वर्ष की बूढ़ी औरत भी भारत की सरकार से प्रताड़ित है और वो आज इतनी सर्दी में, इतनी जाड़े में रोड पर बैठी हुई है। उसके बाद जब ट्रंप आए थे और दिल्ली का दंगा हुआ, उसका वीडियो आप एक बार याद कर लीजिए। पत्थर चलाने वाली 90% महिलाएं थीं, 90% जो हिजाब पहनी हुई थी, नकाब बुर्का पहनी हुई थी, बुर्का पहन के पत्थर चला रही थी। वहां पर भी महिलाओं को आगे कर दिया गया। अभी जहांगीरपुरी की घटना हुई, जहांगीरपुरी में जमीन पर आगे और पीछे मुस्लिम पुरुष थे और छत से पत्थर चलाने वाली सभी महिलाएं थीं। अभी हाल की घटना है, आज ही की घटना है। आज की घटना मतलब घटना तो पहले हुई थी, लेकिन आज जो ट्रेंड आया, खरगोन एक जगह है मध्य प्रदेश में, और ये पिछले महीने वहां पे हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ था। उसमें भी क्या हुआ था कि हिंदू रामनवमी के जुलूस पर मुसलमानों ने पत्थर बरसाए। योगी आदित्यनाथ से सीख लेकर के योगी आदित्यनाथ ने बहुत सारे लोगों में ऊर्जा भर दिया है और उन्हीं से सीख लेकर के जो वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उनमें भी जोश आया। उन्होंने भी जो अपराधी थे, जो वीडियो में दिख रहे थे पत्थर चलाते हुए, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया। वहां के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि रामनवमी के जुलूस पर पत्थर चलाने वालों के घरों को भी पत्थर के ढेर में बदल दिया जाएगा। और कुछ हद तक ऐसा हुआ भी, और ये बहुत अच्छा हुआ। जो भी अपराध करे, जो भी गलती करे, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम नहीं, अपराधी अपराधी है। और जब कार्रवाई हुई तो फिर आज का ये समाचार ये है कि जो खरगोन के जो एसपी कार्यालय है, उसको मुस्लिम औरतों ने जाके घेर लिया। मतलब हम अपराध करेंगे, हम पत्थर मारेंगे, लेकिन अगर हम पे कार्रवाई करोगे तो ये जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम औरतें हैं, बच्चे हैं, उन्हें आगे कर दिया जाएगा। ये एक ट्रेंड है हर जगह जहां पर भी कोई भी घटना हो रही है और जिस घटना का विरोध मुसलमान करना चाह रहे हैं, वहां पे औरतों को अलग कर देते हैं। इस ट्रेंड को समझने की जरूरत है। ये ट्रेंड इसलिए है, ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि इससे उन्हें देश विदेश के अखबारों में सुर्खियां मिले, ये बताने में सफल हों कि जो अभी की भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, वो अल्पसंख्यकों पर, खास करके महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। और ये जो नरेंद्र मोदी की 77% जो रैंकिंग मिल रही है वर्ल्ड लीडर में, उसको कहीं ना कहीं डिफेम करने का एक प्रयास है। इतना ही नहीं, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, जो भारत में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन्हें भी ये बताने का प्रयास है कि भारत में सब कुछ ठीक नहीं है।
आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट डूब जाएगा। इसलिए वो ऐसा कर रहे, ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं। आप देखिए अचानक ये सारे हिंदू मुस्लिम दंगे, पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट, ये सब बढ़ने लगा। क्यों बढ़ने लगा? इसके पीछे एकमात्र कारण है कि जो देशी विदेशी शक्तियां हैं, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, वो नहीं चाहती कि भारत का विकास हो और भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने। इसके लिए उनके जो स्लीपर सेल हैं, बहुत सारे लोग भारत में ऐसे हैं जो रहते भारत में हैं लेकिन वो दिल से विदेशी हैं, दूसरों के पैसों पर बिक जाते हैं। नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता कि कोई पाकिस्तान से एक आतंकवादी आए और हिंदुस्तान में बम ये एक्सप्लोजन करके चला जाए। संभव नहीं। जब तक आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बाहरी आदमी कोई अपराध नहीं कर सकता है। जहां पर भी अपराध होते हैं, अभी भी अगर ये खालिस्तानी मूवमेंट जो जोर पकड़ रहा है तो इसलिए जोर पकड़ रहा है कि उसको लोकल सपोर्ट मिल रहा है। पीएफआई अगर अपनी एक्टिविटीज में सक्रिय ये में लगा हुआ है, पीएफआई लोगों को बरगला रहा है, तो उसका एकमात्र कारण है कि पीएफआई कहीं ना कहीं उसको पीएफआई को लोकल सपोर्ट मिलता है और उसने एक स्ट्रेटजी बनाया कि औरतों को, बच्चों को आगे करो और अपनी बात मनवा लो। इसे ही मोबोक्रेसी कहते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है। मॉब डिसाइड करेगी कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। अगर हम पत्थर फेंकेंगे और हम पर अगर आप कार्रवाई करोगे तो हमारी घर की औरतें जाकर पुलिस स्टेशन को घेर लेंगी, एसपी कार्यालय को घेर लेगी, विधानसभा भवन को घेर लेगी। ये औरतों को आगे करके, वो भी हिजाब के अंदर, ये मैसेज दे रहे हैं भारत को बदनाम करने के लिए। ये विदेशी शक्तियों को, विदेशी पत्र पत्रिकाओं को, जो विदेशी अखबार हैं, उन्हें ये मसाला दे रहे हैं। इसलिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भारत की सरकार को और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस कड़ी को समझना होगा और इस पर जल्द से जल्द जितना स्टर्न एक्शन ले सकते हैं उन्हें लेना होगा। अगर पीएफआई इसमें शामिल है तो आपको उसके अगेंस्ट प्रमाण जुटाने होंगे, उस पर कार्रवाई करनी होगी। या अगर पीएफआई नहीं है तो कोई ना कोई तो है। इस ट्रेंड को मेरे जैसा आदमी समझ सकता है तो फिर पुलिस और ये सुरक्षा एजेंसी हमसे बहुत ऊपर के लोग हैं। ये लोग, उन्हें ये क्यों नहीं समझ में आ रही है? इसलिए मेरा निवेदन तो ये है कि समय रहते आप ये मतलब जो इस्लामिस्ट फंडामेंटलिस्ट हैं उन्हें और ये खालिस्तान समर्थकों पर अगर नकेल नहीं कसी गई तो आने वाले समय में ये बहुत बड़ा समस्या बनने वाला है।